हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस से जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। इसके पहले पार्ट को एक टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जा रहा है। 70 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में आगे के जो 70 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करा करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ठंड भी बढ़ रही है और एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो आप जितना टेस्ट सीरीज, जितना प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हैं उसको सॉल्व करिए, और कोशिश करिएगा कि उसे कम से कम 1-2 बार रिवीजन भी उसका कर लें। और उसके साथ साथ आपके जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स को भी प्रॉपर अच्छे से कवर करिए, उसका रिवीजन किया करिए। और करंट अफेयर को भी आप लोग उस पे भी ध्यान दीजिए, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे खासे 20-25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो वो भी एक अच्छा वेटेज रखता है, तो उस पर भी आप लोग फोकस करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका जो सेकेंड टेस्ट नंबर जो सेकेंड है वह बेसिकली आपके सेकेंड पेपर हिंदी का है। तो यह वीडियो आज की कल जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वह आपका हिंदी का ही वीडियो रहने वाला है। वो सेकेंड पेपर वीडियो का हिंदी को उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जो भी आर ओ से रिलेटेड जो भी अच्छे मटेरियल हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, या जो भी फिर से मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें, और इसमें अभी किसी भी प्रकार की जो कमी या फिर से लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कल डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772, 1774, 1872 या 1874? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वह कलकत्ता में की गई थी, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा इम्पे थे। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? 1793, 1813, 1833 या 1853? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया था मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था कौन था? विलियम बैटिक। विलियम बैटिक के समय में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके जो प्रमुख थे, हेड थे, वह मैकाले थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग की दात बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या लॉर्ड मिंटो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। और जैसे कि पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है 1909 के 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसी में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड मिंटो द्वारा कहा गया था कि हम नाग की दात बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? 1909, 1919, 1935 या 1947? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1935 ईस्वी में क्या हुआ कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और उसके साथ साथ केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे.बी. कृपलानी या एन. गोपालन स्वामी अयंगर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसके अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में एन. गोपाल स्वामी अयंगर और के.एम. अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी, सैयद सादुल्ला और ए.एम. माधव, डी.पी. खेतानिया जो है इसके सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। और 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति द्वारा जो है वह अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। किसको? संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। निम्न में कौन कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बैटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत या फिर व्यापकगत सिद्धांत की शुरुआत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यापकगत सिद्धांत की जो शुरुआत है वह डलहौजी के समय में हुई थी। डलहौजी के समय में व्यापकगत सिद्धांत की शुरुआत की गई थी, जबकि सती प्रथा पर इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और नरबली प्रथा जो संबंधित थी। और नरबली मुख्यतः किस जनजाति में होती थी? ये क्वेश्चन पूछा है। नरबली प्रथा जो है मुख्यतः जो खोंड जनजाति थी उसमें प्रचलित एक प्रकार की क्या थी? एक प्रकार की प्रथा थी जो उसमें व्यापक स्तर पर किया जाता था। ठीक है, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन व्यापकगत सिद्धांत की जो शुरुआत है वो डलहौजी के समय में की गई थी, डलहौजी द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापकगत सिद्धांत। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लिनलिथगो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का जो गठन है वह 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, जिसका भारत में विरोध हुआ था। और जिसके विरोध का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था कि इसके सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। और यह जो इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का 1919 के भारत शासन अधिनियम जो सुधार जो किए गए थे उस सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और इसमें यह प्रावधान था कि 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन साइमन कमीशन का जो गठन है वह 2 वर्ष पहले ही हो गया था। यह भी एक विरोध का कारण था और उसके साथ साथ इसके जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वो सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह भी एक विरोध का कारण था। और इसका जो गठन किया गया था वह इरविन के समय में किया गया था। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन भी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके क्या हुआ कि इसके माध्यम से जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और इसका जो व्यापारिक एकाधिकार था वह चीन और चाय के साथ छोड़ करके अन्य जो विदेशी कंपनियां थी उनके साथ भी भारत के व्यापार की जो राह है या फिर जो द्वार है वो खोल दिया गया। और इस समय उस समय क्या है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और औद्योगिक क्रांति के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता थी। किसे? ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी। और कच्चे माल के लिए सबसे अच्छी जगह क्या थी? भारत थी, जहाँ से कच्चे माल उसे प्राप्त हो सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन था उसको हतोत्साहित करके कृषि वाणिज्यीकरण पर बल दिया कि उन फसलों का उत्पादन अधिक किया जाए जिनकी ज़रूरत है किसमें? फैक्ट्रियों में। ठीक है, जैसे जूट हो गया, नील हो गया, इन सब की खेती को बढ़ावा दिया गया। और यह कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था कि भारत की धरती जो है वह बुनकरों की हड्डियों से भरी पड़ी है। यह कथन जो है विलियम बैटिक का है। विलियम बैटिक ने कहा था कि भारत की भूमि जो है वह इनकी हड्डियों से भरी पड़ी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या फिर गवर्नर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों का जो करार था वह जमींदारों के साथ होता था। जमींदारों का यह दायित्व था कि यह जो जमींदारी है, जो भू राजस्व है, वह वसूल करके अंग्रेजों को दे और इसमें एक हिस्सा इन्हें भी मिलता था। तो अस्थाई बंदोबस्त में जो करार किया गया था वह जमींदारों के साथ किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करें,
अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। और रीड के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड द्वारा बारामहल जिले में इसे लागू किया गया था। किसे? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। सबसे पहले कब लागू किया गया था? 1792 में बारामहल जिले में जो है इसे लागू किया गया था। बारामहल में इसे लागू किया गया था और फिर 1820 में इसे मद्रास में भी लागू किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयत मतलब क्या होता है? रैयत मतलब किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसको सीधे किसानों के साथ किया गया था। इसमें जो भूमि का स्वामित्व होता था, भूमि का जो मालिक होता था वह जमींदार नहीं बल्कि किसान होता था। ठीक है, क्योंकि यह व्यवस्था जो है सीधे किसानों के साथ की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? 1/3, 2/3, 3/20 या 1/20? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/20 भाग पर नील की खेती करना यह अनिवार्य कर दिया गया था तिनकठिया के अंतर्गत। और यह जो मुख्य रूप से यह आपके बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र था, नील की खेती के लिए यही मुख्य रूप से आपका फेमस था, प्रसिद्ध था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत का व्यापक रूप से इन्होंने व्याख्या किया था। और एक पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी रचना रमेश चंद्र दत्ता द्वारा की गई थी। तो रमेश चंद्र दत्ता की जो पुस्तक है वह इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जबकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डलहौजी की व्यापक नीति, वेलेजली की सहायक नीति या ब्लैक होल ट्रेजेडी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं है। डलहौजी की व्यापक नीति, वेलेजली की सहायक नीति, यह जो है 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण थे। जबकि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है यह सिराजुद्दौला के समय हुआ था। कब? 1756 ईस्वी में, जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद जो है आपका ये प्लासी का युद्ध हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डलहौजी की व्यापक नीति और सहायक वेलेजली की जो सहायक नीति है यह 1857 के कारणों के महत्वपूर्ण कारण थे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, वीर कुंवर सिंह, यह बिहार में, बिहार का जो आरा जिला है वहाँ पर इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। और जो खान बहादुर खान हैं इनके द्वारा जो है यह आपका जो रुहेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था। और नाना साहब यह कानपुर में जो है इसका नेतृत्व किए थे। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एल.आर. रीज, आउटरम और ट्रेलर, पर्सिवल स्पीयर या फिर टी.आर. होम्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटरम और टेलर द्वारा 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और एल.आर. रीज की अगर हम बात करें, इन्होंने ये कहा था कि 1857 की जो क्रांति है यह एक धर्म युद्ध है, जबकि टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही है सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। कूका आंदोलन का संबंध कहाँ से है? बंगाल, पंजाब, मणिपुर या फिर अवध? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कूका आंदोलन मुख्य रूप से आपके पंजाब में हुआ था, जिसके नेता भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका थे। और यह जो है सिख धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास बुराइयां थी इसको समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, एक कूका आंदोलन है, एक कुकी आंदोलन है। कूका आंदोलन की शुरुआत हुआ था पंजाब में, लेकिन अगर पूछ ले कुकी आंदोलन, तो कुकी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी कुकी आंदोलन मणिपुर में। ठीक है, तो कूका आंदोलन पंजाब में, कुकी आंदोलन मणिपुर में।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धू, कान्हू, बिरसा या फिर भैरव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वह बिरसा मुंडा थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड का जो क्षेत्र है वहीं पे विद्रोह किया गया था। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसका जो प्रकाशन है वो नागपुर से नहीं बल्कि कोलकाता से होता था, कोलकाता से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? रिपन, लीटन, चार्ल्स मेटकाफ या लॉर्ड मेयो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड लीटन के समय में जो है वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। कब? 1878 में। 1878 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में लाया गया था। ऑप्शन भी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले, वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर रिपन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो असैनिक अधिकारी हैं उनकी शिक्षा के लिए उन प्रशिक्षित करना उन लोगों को। किसमें? इसमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जा रही है यहाँ पे। लेकिन उसकी 1 वर्ष बाद ही फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया और इसकी जगह ब्रिटेन में हलेवरी कॉलेज की स्थापना की गई और इन जो अधिकारी होते थे, इन असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था हलेवरी कॉलेज में की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेलेजली के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियमित पद्धति, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालयों की स्थापना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह जो है किसके समय में आया था? यह डलहौजी के शासन समय में आया था। कब? 1854 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो शिक्षा नीति है घोषणा है 1854 में भारत आया था डलहौजी के समय में। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसके द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन 3 स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाए, न कि कलकत्ता, पटना और बनारस। तो जो सही आंसर है अर्थात जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905 या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को इस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का या कह सकते हैं कि विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। 6 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया था? इस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन यह लागू हुआ उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले, विलियम डिग्बी, एओ ह्यूम या फिर साइमन कॉलिन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1889 ईस्वी में लंदन में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारत राज्य भक्त सभा का निर्माण किया था? RN मधोलकर, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां या फिर WC बनर्जी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां द्वारा संयुक्त भारत राजभक्त सभा का जो गठन है या फिर जो निर्माण है, स्थापना है, वह सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। ठीक है, और इसे जो है कहीं कहीं इसे हिंदी इंग्लिश में पूछ लेता है। ठीक है, जो यह संयुक्त भारत राजभक्त सभा है या कहीं कहीं इंग्लिश में पूछ लेता है, जिसे उस समय जिसे यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1888 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को कांग्रेस से दूर करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। जैसे 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी।
बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और बेलगाम वर्तमान कहाँ पे है? यह वर्तमान समय के कर्नाटक में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह गर्मपंथी नहीं बल्कि नरमपंथी नेता थे, जबकि अन्य बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगड़ा और ऊधम सिंह यह तीनों जो लोग हैं वह गर्मपंथी समुदाय से थे या गर्म दल के नेता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है और कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। 1908 के अलीपुरा षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे कौन? नरेंद्र गोसाई, कन्हाई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या फिर बारेंद्र घोष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र गोसाई। यह अलीपुर षड्यंत्र के मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके बाद इनके जो दोस्त थे, इनके जो साथी थे, उनके द्वारा जेल में ही इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी इन्हें किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट या फिर लाहौर षड्यंत्र केस? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काकोरी षड्यंत्र केस, जो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था, जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी उसको लूट लिया गया था, जिसके फलस्वरूप या इस मामले में ही इन लोगों को फांसी दी गई थी। इसमें टोटल जो है 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी करार से जुड़े थे या फिर इसी वक्तव्य से जुड़े थे, लेकिन वह जो है इससे बचकर निकल गए थे, भाग गए थे। ठीक है, और अभी 1-2 वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो काकोरी षड्यंत्र केस है इसको नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। सॉरी साथियों, अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, चापेकर बंधु द्वारा, बाधा जतिन द्वारा या फिर जोगेंद्र चटर्जी द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चापेकर बंधुओं द्वारा जो है इनकी हत्या की गई थी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और यह कब किया गया था? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर थे, इनके द्वारा जो है पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की गई थी। कब? 1897 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देश पांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त या फिर कन्हाई लाल दत्त? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त की अगर हम बात करें तो 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था। लेकिन क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक केनेडी थे, उनकी पत्नी और जो पुत्री थी वह दोनों मारे गए, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और बाकी जो खुदीराम बोस थे उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। सॉरी, बटुकेश्वर दत्त नहीं होगा, ये खुदीराम बोस है। ठीक है, बी होगा, खुदीराम बोस। ऑप्शन भी सही है।
निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर अरविंद घोष ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अरविंद घोष द्वारा निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया गया था। और इन्होंने इसका जो व्याख्या किया है वह भी अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध की व्याख्या की है। तो ये भी याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो पुस्तक है यह किसकी है। अगर बुक पूछ ले तो यह बुक भी जो है अरविंद घोष की है, और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वह भी अरविंद घोष द्वारा किया गया था। दोनों का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 21 दिसंबर 1924, 27 दिसंबर 1925, 11 जुलाई 1926 या फिर 18 नवंबर 1927? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 सितंबर 1925 में हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और इसकी जो स्थापना है वह की गई थी आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय है, नागपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर शिव वर्मा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य यह नहीं है शिव वर्मा। यह जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल यह तीनों लोग जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र केस। यह जो है रास बिहारी बोस का जो संबंध है वह नासिक षड्यंत्र से नहीं बल्कि दिल्ली षड्यंत्र से है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में, लाहौर, काकोरी षड्यंत्र या फिर अलीपुर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस, जो 1930 में किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव द्वारा। इसमें इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, और यही जो है फांसी जो है 23 मार्च 1931 को, जब गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौते के बाद इन तीनों लोगों को फांसी दी जाती है। तो गांधी जी को जहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ कहीं भी पूरे भारत में, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं कि यह जो है इन क्रांतिकारियों को, गांधी जी इन क्रांतिकारियों को बचाने में असफल रहे, और यह इनकी एक बहुत बड़ी जो है हार के रूप में देखा जा रहा था। और लाहौर षड्यंत्र केस में ही इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाखना, भिकाजी रुस्तम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत में स्वशासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला जाता था, जिससे कि लोगों को भारतीय आज़ादी और भारत में अंग्रेज़ों द्वारा कितना जो अत्याचार किया जा रहा है उससे लोगों को अवगत कराया जा सके, और जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनका समर्थन पाया जा सके। इसके लिए एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन भी किया जाता था। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी होता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसे आपको सही रूप से सुमिलित करना है। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशियोलॉजिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र केस। अगर हम मेरठ षड्यंत्र की बात करें, मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था वह 1929 में हुआ था। 1929 में मेरठ षड्यंत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA की स्थापना की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था 1934 में, और कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था वह 1924 में हुआ था। तो पहले आ जाएगा कानपुर षड्यंत्र, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, मतलब 4-2-1-3, 4-2-1-3, 4-2-1-3। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906, 1916, 1926 या 1936?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1906 ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और बंगाल विभाजन जिस समय हुआ था उसी समय इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका ये मानना था, जिसकी मतलब इसका एक उद्देश्य ये था कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें हिंदुओं के साथ भाग लेना चाहिए। यह जो है मुख्य रूप से अहरार आंदोलन का सिद्धांत था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की थी। यह एक आंदोलन, या कह सकते हैं कि एका आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो मदारी पारसी और सहरेब थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प आपको सही है वो चुनना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि एका आंदोलन की जो शुरुआत है वह बंगाल में नहीं, अवध में की गई थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश, अवध में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के नीचे होते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बारे में सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालक्रम के अनुसार आपको सुमिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें, अलीपुर बम कांड जो हुआ था वह 1908 ईस्वी में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार किया गया था या 1930 में। 1930 में काकोरी ट्रेन डकैती, या जिसका नाम बदल के कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको कब अंजाम दिया गया था? यह जो हुआ था वह 1925 में हुआ था। डलहौजी का जो स्वायत्त बम कांड है, डलहौजी का स्वायत्त बम कांड हुआ था 1930 में। और उसके बाद है आपका दिल्ली लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1912 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 5 3 2 4, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको कालक्रम के हिसाब से सुमिलित करना है। खेड़ा रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था इसके बाद 1918 में हुआ था। फिर खेड़ा, यह जो है इसके बाद हुआ था, यह भी 1918 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट 1919 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 1 2, 4 3 1 2। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ का होना या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लेना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस का जो 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, इसमें पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इल्बर्ट बिल विधेयक के विवाद में किस मुद्दे को बढ़ावा दिया गया था? इसका जो सही आंसर क्या होगा? भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घराने का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मतलब पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प जो है वो गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम बात करें, 1883 ईस्वी में रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद आया था, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि भारत में जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको यह अधिकार देना कि वह जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनसे संबंधित मामलों की भी सुनवाई कर सके, जिसके विरोध में जो ब्रिटिश भारत में रह रहे थे उनके द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था, जिसके बाद रिपन ने इस इल्बर्ट बिल विधेयक को वापस ले लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? फ्रैंक मोरिस, डोमा मोरिस, लुई फिशर या वेब मिलर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रैंक मोरिस। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वह शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी को बढ़ाया नहीं, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी को घटाया या कम किया। क्योंकि खिलाफत आंदोलन में जो आपकी टर्की में जो कमाल पाशा थे, ठीक है, टर्की के जो कमाल पाशा थे, उनकी स्थापना को लेकर के या फिर से उनको पद देने के लिए चलाया गया था एक आंदोलन था, जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया था। तो इसके माध्यम से हिंदू और मुस्लिम एकता को है बढ़ावा दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिशों को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य बस एक ही था कि 1919 के माध्यम से जो चार्टर एक्ट 1919 के माध्यम से भारत में सुधार किए गए हैं उसकी समीक्षा करना। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बी गलत है, पहला सही। 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 ईस्वी में यह भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1906 का दादा भाई नौरोजी ने, 1907 का रास बिहारी बोस ने और 1910 का विलियम टी डर्बन ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वह रास बिहारी बोस नहीं बल्कि रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए कितना माइन्यूट जो है डिफरेंस है, इसमें बोस दिया है वो घोष है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष द्वारा। ऑप्शन सी सही है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौता संपन्न हुआ था? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। 1916 जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। इसमें जो उग्रवादी कांग्रेस के जो नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, इनके बीच समझौता हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का जो नेतृत्व है, या कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां या सर सैयद अहमद खां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। कहाँ पे की गई थी? ढाका में की गई थी। ठीक है, ढाका में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो है वह वकारुल मुल्क द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता वकारुल मुल्क द्वारा की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वह आपके वकारुल मुल्क बनाए गए थे। और इसी 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में अन्य लोगों को जो आपके मुस्लिम लीग है उससे जोड़ने के लिए अमीर अली द्वारा लंदन में एक भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा भी खोली गई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, कि किसके नेतृत्व में ब्रिटेन में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली गई थी? तो 1908 ईस्वी में अमीर अली के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, सॉरी, इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी जो है वो गलत है। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार अर्थात एक पत्रिका का संपादन किया जाता था। और गदर पार्टी या गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन किया था और लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, राजा महेंद्र प्रताप या अजीत सिंह। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाखना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वह सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाखना द्वारा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो या फिर अरविंद घोष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र कानूनगो। यह जो है पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आए थे और इनके द्वारा 1908 ईस्वी में कलकत्ता के मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया था।
सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह जो है पेरिस में रूसी व्यक्ति, जो एक रूसी व्यक्ति था, उसे से जो है यह शिक्षा लेकर के आए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड या फिर पूना पैक्ट। देखिए इसमें अगर हम बात करें दांडी मार्च, यह 1930 में होता है। दांडी मार्च या फिर से जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। मैकडोनाल्ड यह भी 1932 में। पूना समझौता जो होता है यह भी 1932 में होता है। ठीक है, लेकिन जो है इसका क्रम है, जैसे दांडी मार्च एक, उसके बाद फिर जो है ये आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड आएगा, फिर पूना समझौता होगा, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, घनश्याम दास बिरला या फिर तेज बहादुर सप्रू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल करके बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक सदस्य थे। और इसके सचिव थे अमृतलाल ठक्कर, जिसे ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब, बंगाल। 1 2 2 3, 1 3 या फिर 3 4। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब और बंगाल में यहाँ पे कांग्रेस द्वारा सरकार नहीं बना पाया गया था, जबकि संयुक्त प्रांत और मद्रास में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1929 में भारत 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। और सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्षता जीते थे वह पट्टाभी सीतारामैया से जीते थे। और पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया गया था। ठीक है, कांग्रेस का जो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसकी बात की जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? 1938, 1939, 1940 या फिर 1941। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी। कांग्रेस कह रहे हैं, मुस्लिम लीग का जो है लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जो प्रस्ताव है वह पारित किया गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940। और इसकी अध्यक्षता जो है मुस्लिम लीग की, इसकी अध्यक्षता आपके मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। और इसी में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद तुरंत नहीं, यह बोला गया था कि भविष्य में इसे डोमिनियन स्टेट देने का प्रावधान किया जाएगा, तो तुरंत देने की बात नहीं की गई थी। और वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह भी गलत है। इसमें जो है जो सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च स्थान पे था वह अंग्रेज होगा, अन्य सदस्य जो है वो भारतीय होंगे। तो दोनों विकल्प आपका जो है लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था उसके बारे में गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था। और महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसी में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाई बी चौहान,
और तामलुक में मातंगनी हजारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, 1, 2, 3 या सभी सभी सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तामलुक में जो सरकार का गठन किया गया था वह सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, जो बंगाल के मिदनापुर में गठित हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में सही कालक्रम में इसे आपको लगाना है, सीआर फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट, वेवेल योजना। आपको जो है बताना है कौन सा विकल्प सही है, मतलब इसका जो क्रम है वह बताना है। सीआर फार्मूला यह जो पेश किया गया था 1944 में आया था सीआर फार्मूला, और लियाकत अली देसाई पैक्ट जो है यह 1945 में हुआ था। 1945 में, कब? अप्रैल 1945 में, ठीक है, अप्रैल 1945 में। और वेवेल योजना जो है इसकी अगर हम बात करें तो यह 14 जून 1945 को वेवेल योजना पेश किया गया था। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1945 में हुए शिमला समझौते या शिमला सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा या फिर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हिंदू महासभा जो है इसमें भाग नहीं ली थी। हिंदू महासभा को इसमें भाग नहीं लेने दिया गया था, इसीलिए जो है यह इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर किया करें। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, संविधान सभा के गठन की बात की गई। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो कैबिनेट मिशन के बारे में सही है। भारत में आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य JB कृपलानी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ठीक है। और भारत की वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट या फिर आज़ाद रेजिमेंट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटेल रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट का गठन किया गया था। इसके साथ साथ रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया था, जबकि इसमें पटेल रेजिमेंट नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर किया करें। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कल जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा वह मुख्यतः आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। तो हिंदी पर भी आप लोग फोकस करिए, कम से कम सेकेंड पेपर जो हिंदी है उसमें 55+ क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी जो है सिलेक्शन जो है हो सकता है, ठीक है। क्योंकि GS में बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके पहुंच से बाहर होगी, आपकी सोच से बाहर होगी, आप चाहकर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी पर भी फोकस करना, हिंदी पर भी वो ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल जो है हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस सेट भी आ गए हैं तो उन्हें भी प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।